आइए अपनी फाइल दीजिए, बैठिए। इसको यहीं रख दीजिए, बैठ जाइए। थैंक यू सर। आप अपना एक परिचय दीजिए, विस्तार से अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम शिवा पाठक है। उज्जैन जिले में मेरा जन्म हुआ था। विद्यालयीन शिक्षा जो है वो मेरी उज्जैन के ही सरस्वती विद्या मंदिर से पूरी हुई है। इसके पश्चात मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो विक्रम विश्वविद्यालय से पूरा किया है और स्नातकोत्तर मैंने फिजिक्स विषय में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से किया है। सर मेरी जो रुचियाँ हैं वो लिटरेचर पढ़ना, हिंदी लिटरेचर पढ़ना, इसके साथ सोलो ट्रैवलिंग और चित्रकला। और सर वर्तमान में मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ। ये सोलो ट्रैवलिंग क्या होती है? सोलो ट्रैवलिंग मतलब आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के बिना अकेले कहीं जो आपकी पसंदीदा जगह है वहाँ घूमने जाते हैं। तो आपको अकेले घूमना पसंद है? सर मुझे लगता है कि यदि आप अकेले रहते हैं तो वहाँ आपको जो एक नया पीयर ग्रुप बनने का मौका मिलता है, समाज को आप ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो सर, इस कारण से। इसकी एडवांटेज क्या है? आप सोलो ट्रैवलिंग को आपने अपनी हॉबी में डाला है। जी सर। ये सामान्यतः अगर देखा जाए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंट्रोवर्ट क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। सर मुझे लगता है कि सोलो ट्रैवलिंग जो है केवल आप जो आपके नोन पर्सन्स हैं, फैमिली या फ्रेंड्स, उसके अलावा आप उनको छोड़कर आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। इसमें पॉजिटिविटी क्या पाती हैं? सर फर्स्ट जो चीज़ है वो ये कि आप अपने आप को अच्छे से जान सकते हैं। आप बेहतर तरीके से टाइम मैनेजमेंट की स्किल सीख सकते हैं कि आपको कैसे फंड मैनेज करना है। आपकी जो एबिलिटीज़ रहेंगी या आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आती है ऐसी सिचुएशन में आप कैसे उसको डील करते हो, आप कैसे हैंडल करते हो, आप जो जिस स्थान पर जा रहे हो वहाँ के लोकल्स से आपको मिलने। और लेकिन आप जिस प्रोफेशन के लिए आगे बढ़ी हैं, जिस प्रोफेशन में आना चाहती हैं जी, वहाँ तो आपको समूह और बहुत बड़े समूह के साथ चलना। जी सर। लेकिन आपके एट्रीब्यूट में सोलो जो है मतलब इंट्रोवर्ट क्वालिटीज की रिफ्लेक्शन दिख रही है, तो कैसे मैच करेंगे आप? सर जो हॉबी है वो एक पिंच ऑफ टाइम के लिए आप करते हैं और मुझे लगता है कि सर यदि सोलो ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं। हॉबी जो होती है वो पर्सनालिटी के डोमिनेशन में होती है। जी सर। सिर्फ पिंच ऑफ टाइम नहीं होती है। जी जो आपके हॉबी की हिस्सा है वो आपकी पर्सनालिटी को भी डोमिनेट करती है। सर मुझे लगता है कि यदि हम ग्रुप में जाते हैं तो आपकी जो प्लान्स रहते हैं वो आपको टाइमली मॉडिफाई करने की जरूरत होती है। और लेकिन आपको तो टीम के साथ काम करना है। जी सर। आप जब काम करेंगी आप अकेले तो सारे काम नहीं करेंगी। बिल्कुल सर। आप टीम के साथ काम करेंगी तो कैसे मैनेज करेंगे आप? तो सर यदि हम सोलो ट्रैवलिंग करते हैं तो एक नया ग्रुप हमें मिलता है। लोग भले ही वो वहाँ का लोकल ग्रुप हो तो उस स्थिति में हम समाज से जुड़े रहते हैं। चलिए आप ये चित्र लीजिए। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। जी सर। एसडीएम है जी। और आपको इस तरह की परिस्थितियों की सूचना मिलती है। ठीक सर। तो आप क्या करेंगे? सर जो ये कटिंग आपने दी है इसमें सर ये जल संकट की जो समस्या है शायद जो मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ उसके कारण है। लोगों को टैंकर से पानी नहीं मिल पा रहा है या फिर सर मुझे लगता है कि हाईवे पर भीड़ है। हाईवे रोड दिख रहा है आपको? जी सर। तो जल संकट हाईवे पर कहाँ आ गया? सर ये एक्सीडेंट हुआ है सर शायद। जी आप उसको एक बार देख लें इत्मीनान से फिर रिस्पॉन्ड करें। सर कोई लोडिंग व्हीकल है उसका वो पलट गया है एक्सीडेंटली। तो सर उससे शायद जो फ्यूल या उसमें भरा होगा या जो भी कंटेन है तो उसको लेने के लिए शायद लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। अब ये सूचना आपके पास है। जी सर। तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? और आप प्रशासनिक अधिकारी हैं। सर मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं एक टीम को भेजूंगी जगह पे जो भी है उसका निरीक्षण करने के लिए। लोगों को जो उस समय जो क्राउड मैनेजमेंट होगा, क्राउड को मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। फिर लोगों को ये बताया जाएगा कि इससे आपको हानि भी हो सकती है क्योंकि भीड़ में लोग एक साथ चीज़ें मतलब एक तरह से लूट जैसा जो है तो आपको जो लोकल पब्लिक है उसको हानि हो सकती है। तो उसके बारे में उनको इन्फॉर्म किया जाएगा फर्स्टली। फिर इसके पश्चात जो ये
टैंकर गिरा हुआ है, इसको उठाने की कोशिश की जाएगी, ड्राइवर से पूछताछ की जाएगी कि कारण और एक्सीडेंट की किस तरह से हुआ है। मतलब जो फर्स्ट साइड पर जो व्यू करूंगी मैं वो ये सब। ठीक है सब। शिवा पाठक जी, जी सर। 103 संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में कुछ बताइए। सर गैस करूँ सर, ओबीसी रिजर्वेशन के लिए था। सॉरी सर, मैं पढ़ूंगी इसके बारे में। आपने अपनी कैटेगरी लिखी है ईडब्ल्यूएस। जी सर। इसके बारे में कुछ बताइए। सर जो ईडब्ल्यूएस है, अभी तक जो अनारक्षित वर्ग था उसमें से जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अनारक्षित वर्ग के जो सदस्य हैं उनको 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है संविधान संशोधन के तहत। कौन से संविधान संशोधन के? सर शायद 103 के तहत। जी सर। कहाँ कहाँ पर प्रावधान हुए संविधान में, इसके बारे में? सर इसमें जो हमारा मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स का जो 15(6) है वो क्लॉज जोड़ा गया है। इसके साथ ही लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता जो 16(6) है उसमें भी ऐड ऑन किया गया है। क्या अंतर है 15(6) और 16(6) में? सर 15 ये कहता है कि आपके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, लिंग, जाति, जन्म स्थान, धर्म। 15(6) और 16(6) में क्या डिफरेंस है? सर जो 16 है वो ये कहता है कि आपको नियोजन के जितने भी अवसर हैं वहाँ पे शिक्षा क्षेत्र में रिजर्वेशन मिलेगा, और जो 15 कहता है कि आपके साथ असमानता का अंत किया जाएगा, मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(6) कहता है सर 15(6) और 16(6) कहता है शिक्षण संस्था और रोजगार के अवसर के लिए। सर समान नागरिक संहिता क्या है? सर जो संविधान का आर्टिकल 44 है उसमें समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि किसी भी जो धर्म होंगे सभी एक ही लॉ के अंडर एक ही सिविल कोड बनेगा उनके लिए। अभी तक के लिए? जी सर, जो अभी तक जैसे सबके पर्सनल लॉज जो अलग अलग होते हैं, जैसे हिंदू के लिए अलग पर्सनल लॉ, मुस्लिम के लिए अलग। हिंदू का कोई पर्सनल लॉ है? सर जैसे हिंदू के कुछ कोड्स हैं, जैसे अभी हिंदू मैरिज एक्ट है, तो इस प्रकार से कुछ एक्ट चलते हैं। तो इन जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है रूल्स के लिए, तो सर उसको सबको एक रूल के अंडर लाने के लिए कोशिश की गई है समान सिविल संहिता के तहत। कर दी गई है कोशिश? सर प्रयास जारी है। जो भारत का गोवा राज्य है वहाँ पे अभी लागू है सर ये। बाकी जगह लागू क्यों नहीं हो पा रहा? सर मुझे लगता है इसके लिए अभी पब्लिक फीडबैक की आवश्यकता है। हम लोगों को समाज में ये कंसेंस लेने की जरूरत है, और सहमति अभी अलग अलग लोगों के बीच नहीं बन पाई है। गोवा में सहमति से लागू है? जी सर। तो मुझे लगता है सहमति के बाद ही जो ये नया आपको ऐसा प्रतीत होता है कि सहमति बनेगी कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए? मुझे लगता है कि यदि लोगों को शिक्षा का स्तर बढ़ता है लोगों के साथ, और जागरूकता का प्रसार किया जाएगा, यदि उन्हें समस्याओं से अवगत कराया जाता है कि अलग अलग कोड्स होने के कारण समस्या का सामना करना। ये बताइए, कंसेंसस जब बने उसके बाद किया जाए या कानून बनाया जाए मेजोरिटी के आधार पर और इसको लागू कर दिया जाए, आप क्या सोचती हैं? सर मुझे लगता है कि यदि कंसेंस के बाद, पब्लिक डोमेन में चीजें रखने के बाद यदि कानून बनाया जाएगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसकी सक्सेस रेट ज्यादा होगी। अच्छा, विमेन रिजर्वेशन बिल पिछले 20 साल से पार्लियामेंट में पेंडिंग पड़ा है और वो कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहा है। जी सर। आपके हिसाब से वो कंसेंसस से लागू होना चाहिए कि मेजोरिटी से लागू कर देना चाहिए? सर अभी कंसेंस नहीं बन पाए हैं वुमेन कभी रिजर्वेशन नहीं बनेगा सर। मेजोरिटी नहीं है फिलहाल वुमेन की, एक कारण अच्छा, आपका कहना है कि जब वहाँ विमेन की मेजोरिटी हो जाएगी तो वो हो जाएगा? सर संभावना ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो निर्णय होते हैं वो स्थिति और परिस्थितियों को देखकर लिए जाने चाहिए। वर्तमान में यदि महिला सशक्तिकरण की योजनाएं सरकार बना रही है तो एक माध्यम महिला आरक्षण भी है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन यदि उनको दिया जाता है तो ऐसे विषयों को जल्दी लागू और इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है सर। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए कि पार्लियामेंट में 1/3 महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो गया। जी सर। तो समाज में क्या परिवर्तन आएगा? देश को क्या फायदा होगा?
सर जैसे अभी हम लोगों ने पंचायत राज में 30%, 33% अलग अलग राज्यों ने रिजर्वेशन उससे पंचायत किया को है। क्या फायदा होगा? सर पंचायत लेवल पे मुझे लगता है सर जो वुमेन एम्पावरमेंट होती है उसका फर्स्ट स्टेप ही होता है कि वुमेन्स को कितना डिसीजन मेकिंग या उनको फ्रीली डिसीजन लेने के लिए उनको कैपेबल बनाया जा सकता है। तो मुझे लगता है यदि उनके पास अथॉरिटी होगी, डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी उनको दी जाएगी, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। अच्छा, कई आप बताइए, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ग्रामीण क्षेत्रों में है, पंचायत जी में सर। है, सरपंच है कई महिलाएं, जी कई सर। एक दो महिलाओं के नाम बताइए जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाया है अपने विलेज एरिया में, आपको पता है? जैसे सर जिसे गवर्नमेंट द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। सर भोपाल की ही है एक भक्ति शर्मा, मुझे नाम याद आ रहा है, एक राजस्थान से है छाया, पंचायत राज सिस्टम में है, वो अच्छा काम कर रही है मुझे। शिवा, जी सर। उज्जैन जिले से हैं आप? जी सर। ठीक। सबसे पहले तो यहाँ चर्चा करना चाहूंगा कि आपने किस पद के लिए आवेदन किया है, मुख्य रूप से प्राथमिकता क्या है? सर मेरी प्राथमिकता में जो वरिष्ठ क्रम में है तो पहले स्थान पर एसडीएम के लिए सर। एसडीएम की डिप्टी कलेक्टर? डिप्टी कलेक्टर सर। डिप्टी कलेक्टर? जी सर। ठीक है। मध्य प्रदेश शासन के सभी विज्ञापित पद विभाग, मध्य प्रदेश शासन की कुल विभागों की संख्या कितनी है? सर अभी वर्तमान में जिन पदों पर भर्ती निकली है, मैं समग्र पदों विभाग की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश शासन के पास कुल कितने विभाग? सॉरी सर मैं देखूंगी। क्योंकि मुख्यालय अधिकांशतः भोपाल है, लेकिन जी 13 विभागों का मुख्यालय भोपाल नहीं है, ग्वालियर है। जी सर। जानकारी है आपको? सर जैसे कुछ विभाग हैं अभिलेख वाले, जो कुछ विभाग हैं भू अभिलेख, वो ग्वालियर में है शायद। सर आप शायद क्यों बोलना चाह रही हैं? नहीं सर पता कंफर्म आपको? नहीं। हाँ सॉरी सर मैं पढ़ूंगी। आपको जानकारी नहीं है? जी सर। आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भोपाल से किया हुआ है। जी सर। एक लोक सेवक बनने जा रही हैं, है ना आप? वहाँ बहुत सारे प्रशिक्षण संस्थान हैं मध्य प्रदेश शासन प्रशासन के। बताइए कौन कौन से संस्थान है वहाँ पर जहाँ पर लोक सेवकों का प्रशिक्षण होता है? नरोना प्रशासनिक अकादमी जो है वो सिविल सर्वेंट के प्रशिक्षण की एक प्रमुख संस्थान है। सर फिलहाल मुझे याद आ रहा है। इतना ही याद आ रहा है। जी नरोना जी कौन थे? मध्य प्रदेश के से सिविल सर्वेंट थे नरोना, एसपी नरोना शायद। पूरा नाम उनका पता है आपको? नहीं सर सॉरी। मैं हिंट देता हूँ, रोनाल्ड। उसके आगे बताइए। आप सर मध्य प्रदेश की प्रशासनिक अकादमी में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी और जिसके ऊपर नामकरण किया गया है, ऐसे प्रशासनिक व्यक्तित्व का नाम आपको जानकारी में नहीं? सॉरी सर। चलिए ठीक है। आप ये बताइए, आपका काफ़ी अच्छा एकेडमिक स्कोर रहा है 10th ग्रेजुएशन में भी, ठीक है। फिजिक्स पसंदीदा विषय आपका रहा है, इसी कारण से आपने एमएससी किया। जी सर। भारत में परमाणु परीक्षण हुआ है, जी सर। हाँ, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी बताइए वो उनको आप। जो परमाणु परीक्षण किए गए हैं, वो पहला परमाणु परीक्षण जो था वो इंदिरा गांधी जो थी हमारी प्रधानमंत्री, उनके कार्यकाल में किया गया था 1984 में। उसके पश्चात जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था वो पोखरण राजस्थान में 1998 मई 1998 में किया गया था। वर्तमान में जो भारत है वो परमाणु शक्ति संपन्न देश की जो सूची है उसमें शामिल है। उस समय साइंटिस्ट कौन थे पहले परीक्षण के दौरान, दूसरे परीक्षण के दौरान? उन साइंटिस्टों के नाम बताइए। होमी जहांगीर भाभा जी जो हैं वो, और एपीजे अब्दुल कलाम जो थे। काफी जूनियर साइंटिस्ट उस टाइम पे नहीं? जी सर। जो मुख्य परीक्षण का जो निर्देशन का कार्य जो हुआ था वो होमी जहांगीर भाभा जी के निर्देशन में हुआ था। राजा रमन्ना जी का क्या योगदान था? सर वो भी इस साइंटिस्ट के ग्रुप में शामिल थे सर। शामिल थे? जी सर। केमिस्ट्री भी विषय रहा है ना आपका 12th में भी और ग्रेजुएशन के दौरान? जी सर। अमोनिया शीतलक का काम करती है ना? बिल्कुल सिंपल प्रोसेस बताइए, एक लाइन की है, काफी जवान में हो गई आपकी, बता दीजिए। अमोनिया बनाना तो कैसे बना सकते हैं? सर हार्बर मेथड होती है अमोनिया निर्माण की। कौन सी? हार्बर मेथड जो मैंने पढ़ी थी, उस मेथड के थ्रू अमोनिया बनाया जाता है। क्या होता है इस मेथड में? मुझे एग्जैक्ट प्रोसेस याद नहीं है, सॉरी सर, मैं पढ़ूंगी। अमोनिया का फार्मूला बता सकती हैं आप क्या होता है? जी सर, NH3। मतलब उसको थोड़ा सा यदि डिटेल देना हो तो बताइए।
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, जिसमें नाइट्रोजन का एक अणु होता है और हाइड्रोजन के 3 परमाणु। और पानी में कितने अणु होते हैं हाइड्रोजन के? सर 2, H2O, हाइड्रोजन के 2। कंफर्म? जी और सर। ऑक्सीजन के? सर 1। ओनली 1? सही है आप? सर यदि जी सर, हाँ। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से है ना, आपने पीजी कंप्लीट किया था। बरकतुल्लाह भोपाली के बारे में बताइए। सर बरकतुल्लाह जी जो हैं वो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो विदेशी गतिविधि थी वहाँ पे प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। यदि जो अफगानिस्तान में स्वतंत्र सरकार बनी थी 1915 के समय, तब वो राजा महेंद्र प्रताप जी के साथ थे सर। रविशंकर कॉलोनी में आप रहती हैं ना, उज्जैन में। जी सर। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के सीएम भी बनते हैं, जी सर। है ना? और हृदय आघात से निधन होता है उनका। जी सर। उनकी समाधि कहाँ मध्य प्रदेश में है, बताइए जरा। सॉरी सर, भूल गए? सर। चलिए, आपको अभिरुचि है हिंदी साहित्य पढ़ना। कृष्णायन एक महाकाव्य, कभी आपने सुना पढ़ा? कृष्णायन एक महाकाव्य नहीं सर। नहीं है जानकारी? जी नहीं सर। हिंदी साहित्य में क्या पढ़ना पसंद करती हैं आप? सर मुझे पद्य में मुख्यतः उपन्यास, प्रेमचंद जी के उपन्यास, और यदि गद्य की बात करें तो तुलसीदास जी, कबीरदास जी। मनोवैज्ञानिक उपन्यास आपने कोई पढ़ा है? जी सर, कौन मन्नू सा? भंडारी का जो आपका बंटी है वो एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो मैंने पढ़ा है। पढ़ा है। और आंचलिक उपन्यास? आंचलिक जी सर, जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं उनका मैला आंचल जो है वो पढ़ा है मैंने सर। पढ़ा है। जी सर। मैला आंचल किस राज्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है? सर बिहार की है। कौन सा जिला? मैरीगंज जो नाम आता है वो उस पृष्ठभूमि पर सर। चलिए, आपके पास कौन कौन सी प्रशासनिक क्वालिटियां हैं जो एक लोक सेवक के पास होनी चाहिए? सर मुझे लगता है कि मैं रिसोर्स का एफिशिएंट यूज़ कर सकती हूँ। आउटकम बेसिस पे काम करना मुझे पसंद है, कि रिजल्ट ओरिएंटेशन के साथ काम करना। मुझे लगता है कि रचनात्मकता का स्तर जो है वो मुझ में अच्छा है सर। प्रबंधन की परिभाषा बताइए। प्रबंधन का तात्पर्य होता है आपके पास उपलब्ध संसाधनों का आप किस तरह से दक्षतापूर्ण उपयोग करते हुए आप अपना कार्य कर रहे हैं सर। एक आखिरी प्रश्न है कि ये आप फिजिक्स वाली हैं, जी सर। फ्लोटिंग सोलर सिस्टम क्या है? फ्लोटिंग सोलर सिस्टम जो रीन्यूएबल एनर्जी का एक नया सोर्स है, उसके रूप में इमर्ज हुआ है सर। इसमें क्या जो हमारे जल संसाधन होता है उसके ऊपर हम सोलर पैनल्स को स्थापित किया जाता है ताकि जो सौर ऊर्जा है उसका उत्पादन किया जा सके सर। कहीं ऐसा है वर्तमान में मध्य प्रदेश में ये चल रहा है? जी सर, हम लोग नर्मदा नदी पर फ्लोटिंग सोलर सिस्टम स्थापित करने की बात की थी अभी। खरगोन में इसका की स्थापना की जा रही है और इंदिरा सागर बांध ओमकारेश्वर में। जी सर, ओमकारेश्वर, सॉरी सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक, थैंक यू सर।